हे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। खैर, आज का ये वीडियो कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ राइट टू डिसेंट और सेडिशन लॉ के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि रियल में डिसेंट का अर्थ क्या होता है, सेडिशन लॉ कब यूज़ किया जाता है और हमारे इंडिया जैसे कंट्री में सेडिशन लॉ का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दे एंड डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। दोस्तों आइए आज हम सबसे पहले जानते हैं डिसेंट के बारे में। राइट टू डिसेंट होता क्या है और राइट टू डिसेंट कैसे एक इंडिविजुअल के लाइफ में अफेक्ट करता है। तो उसके बाद हम जानेंगे सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ शुरुआत कब हुआ और वो उसको कैसे मिसयूज किया जाता है हमारे कंट्री में, उसके बारे में खैर हम बाद में जानेंगे। आइए पहले हम जानते हैं डिसेंट के बारे में। दोस्तों, डिसेंट का अर्थ होता है जब कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर खुद ही गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करती है या फिर कोई लॉ पास करते हैं और हम उस बिल के उस लॉ के कंप्लीटली ओपोज करते हैं, यानी कि हमें वो लॉ पसंद नहीं आता है, हम उसको जब डिसएग्री करते हैं तो उसी फीलिंग को, उसी एक्सप्रेशन को डिसेंट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने भी ये कहा है कि राइट टू डिसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिटिसाइजेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि ये राइट टू डिसेंट इतना इंपॉर्टेंट एक राइट है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इसके चलते हम किसी को भी क्रिटिसाइज भी करें, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस राइट टू क्रिटिसाइज के अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, देन ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, आर्म फोर्सेस और सारे ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर कोई भी ये राइट टू डिसेंट यूज करता है तो ये एंटी नेशनल नहीं कहलाता। दोस्तों, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट ऑर्गन को क्रिटिसाइज करता है, तो वो अर्बन नक्सल, देन एंटी नेशनल वगैरह ऐसे वर्ड से कहलाता है। तो जस्टिस दीपक गुप्ता ने ये कहा है कि ये राइट टू क्रिटिसाइज को यूज करने पर किसी को एंटी नेशनल नहीं कह सकते आप। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना कि राइट टू डिसेंट कहाँ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो कहीं पे भी नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19A है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहा गया है, दोस्तों वही है राइट टू डिसेंट। और अगर ये किसी डेमोक्रेसी से छीन लिया जाए तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहता, वो पूरी तरीके से एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंटशिप बन जाता है। और यह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं सेडिशन लॉ के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अंडर आईपीसी सेक्शन 124A सेडिशन लॉ यूज किया जाता है किसी के ऊपर। और सेडिशन का अर्थ होता है आप वही, जैसे किसी गवर्नमेंट के कंप्लीटली डिसएग्री होना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। इस सेडिशन लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1837 में। उसके बाद इसको री इंट्रोड्यूस किया गया 1870s में। और सबसे पहले अगर ये सेडिशन लॉ किसी के ऊपर यूज किया गया था तो वो थे हमारे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक। उनके ऊपर ये सेडिशन लॉ इम्पोज किया गया था 1897 में। एक्चुअली हुआ क्या था कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक मैगजीन में अपने एक न्यूज़पेपर में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिख दिया था। तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाया था, उनके ऊपर सेडिशन लॉ ठोक दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या बाल गंगाधर तिलक अर्बन नक्सल थे या एंटी नेशनल, या फिर हमारा वही पुराना टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स? वैसे आज के हमारे भारत देश में तो कोई गवर्नमेंट के ऊपर अगर आवाज़ उठाता है, अरे आवाज़ उठाना तो छोड़ ही दीजिए, अगर कोई उनके खिलाफ लिख भी देता है तो सेक्शन 124 दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है उनसे। और आपको पता है इसके लिए सज़ा क्या है?
इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद। अरे यहाँ पे तो लोग मर्डर करके, रेप्स करके बच जाते हैं, और सोचिए शब्दों के लिए इतनी बड़ी सजा। अगर सच बोलूं तो हमारे भारत देश में आज सेडिशन लॉ का कोई मायने ही नहीं रह गया। सेडिशन लॉ किसी के भी ऊपर बिना सोचे समझे यूज कर दिया जाता है, उनके ऊपर ये सेक्शंस लगा दिए जाते हैं। क्या पता मेरे ऊपर भी कभी लगा दे ये। बट सेडिशन लॉ का असली जो उसका मायने है वो कहीं ना कहीं खो गया है। आज हमारे इंडिया में जब कोई सुपरस्टार्स, कुछ लोग जब जो धर्म के नाम पे जो लिंचिंग हो रही है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लेटर लिखते हैं, उनके ऊपर सेडिशन लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। हाँ, और उसके ऊपर जो सीए को लेके कुछ छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे स्कूल्स में ड्रामा करते हैं सीए को लेके, उनके खिलाफ सेडिशन लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। पुलिस उनको बिठाकर, इतने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को बुलाकर उनको पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है। सोचिए दोस्तों, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में अगर किसी को एंटी नेशनल जैसा एक धब्बा लग गया जाता है उनके लाइफ में, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। धर्म के नाम पर हो रहे लिंचिंग के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है, लेटर लिखता है, तो उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता है। डॉक्टर्स जब पीपीई किट्स मांगने के लिए गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं तो उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता है, लेकिन इनके ऊपर गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के ना 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 ना, इनके ऊपर सेडिशन नहीं लगेगा। अरे किसी को गोली मार देनी तो कहा है, ये थोड़ी ना क्राइम है, ये थोड़ी ना हेट स्पीच है। और दोस्तों, आप लोग को एक बात पता है, जब कपिल मिश्रा के हेट स्पीच के बाद दिल्ली में दंगे हुए तो कुछ एक्टिविस्ट ने उनके ऊपर सेडिशन लॉ का चार्जेस लगाने के लिए उन्होंने मांग की। तो दोस्तों, उन एक्टिविस्ट के ऊपर ही सेडिशन लॉ डाल दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो आज के दिन में सेडिशन लॉ का चार्ज लगना उतना ही आसान है जितना कि लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर जाकर पुलिस के डंडे खाना। और हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस लॉ को अनऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्शियस कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि हम जितना जल्दी इससे छुटकारा पाएंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे आजकल इस लॉ को पॉलिटिसाइज किया जाता है, पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। हम सब लोग ये जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2014 के बाद से नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ने एक डाटा पेश किया था, जहां पे ये मिला कि 2014 के बाद से ये जो सेडिशन लॉ के जो चार्जेस है ना, बहुत ही तेजी से लोगों के ऊपर लगने लग गए, यानी कि सेडिशन लॉ के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए 2014 के बाद से। तो हम देख सकते हैं कि इसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है, इस लॉ को आज के हमारे भारत देश में। हमें आज एक बात समझना होगा, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर आवाज़ उठाने या फिर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाने से उसको देश के खिलाफ आवाज़ उठाना हम नहीं कह सकते कभी भी। और उन लोगों के ऊपर ऐसे एंटी नेशनल जैसे वर्ड्स यूज़ करना ये सरासर गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको डिसेंट और सेडिशन लॉ के बारे में समझ आया होगा, और कैसे सेडिशन लॉ को हमारे देश में मिसयूज करते हैं ये भी समझ आया होगा। तो दोस्तों, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आज मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या हमारे देश को, हमारे भारत जैसे देश को ऐसे सेडिशन लॉ की ज़रूरत है, या फिर इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, या फिर इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा, इसलिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।